जय हिंद। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जेमा सारथी ऑडियो चैनल एंड कोचिंग सेंटर के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों को बिल्कुल फ्री में डेली ऑनलाइन क्लास, लाइव क्लास की दी जा रही है। मेरे प्यारे बच्चों, बीच में कुछ दिनों तक क्लास की डिस्टर्ब हुई थी, लेकिन पुनः अब क्लास आपकी डेली चल रही है और आपका क्लास की जो टाइमिंग है, वह आपका टाइमिंग है 2:45 से लेकर के 3:45 तक। और आपको यहाँ पर जो पढ़ने को मिल रहा है, वह हिंदी, इंग्लिश और एसएसटी मिल रही है। मेरे प्यारे बच्चों, इतना ही नहीं, हम से पूरे चैप्टर्स को एनसीईआरटी बुक से पढ़ाते हैं। साथ ही साथ इनके सारे इम्पोर्टेंट जो नोट्स होते हैं, ये व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ये आप लोगों तक पहुंचा दिया जाता है। अगर आप तक सारे नोट्स नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो दिए गए नंबर पर आप अभी मुझे मैसेज करें, अपना क्लास और नाम बताएं। हम आपको सारा सारा नोट्स आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, बिना लेट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की एक बेहतरीन क्लास को। मेरे प्यारे छात्रों, हम लोगों को बस उसी जुनून से लगे रहना है, जिस जुनून से हम लोगों ने क्लास 10th की पढ़ाई स्टार्ट किया था। अब हम लोगों को अभी मन नहीं हारना है, मन को बनाए रखिए। हम लोगों को अपनी मंजिल तक जाना है, हम लोगों को अपनी मंजिल तक जाना है। तो मेरे हम उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी इस चैप्टर्स को, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, जो आपका अर्थशास्त्र के चैप्टर 4 है, आप इसके पूरे चैप्टर्स को अच्छी तरह से पढ़ लिए होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो चले जाइए प्ले लिस्ट में, वहाँ पे आपको समाज विज्ञान न्यू बैच 2024 के नाम से प्ले लिस्ट मिलेगा। आप उसमें जाइएगा और इस चैप्टर्स को पूरे ध्यान से पढ़िए, फिर आप क्वेश्चन आंसर को याद करने का प्रयास कीजिए। इसके बाद अगर आप इस वीडियो को देखेंगे ना, तो आपको अच्छी तरह से आपको समझ आ जाएगा। तो चलिए ना, हम लोग बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं आज के एक बेहतरीन क्लास को। तो आप सबों के बीच पहला क्वेश्चन है, विश्व विश्व व्यापार संगठन, जिसको हम लोग बोलते हैं WTO, के किन्हीं दो कार्य। तो WTO के किन्हीं दो कार्य लिखना है, तो हम लोग इसका आंसर लिखेंगे विश्व व्यापार संगठन WT के किन्हीं के दो कार्य निम्न हैं। और पहला कार्य लिखेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, दूसरा लिखेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु नियमों को निर्धारित कर उसे लागू करना, और तीसरा लिखेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विस्तार हेतु सदस्य देशों को एक मंच प्रदान करना। अब मेरे प्यारे छात्रों, ये आपको यहाँ समझना है कि जब आपको एग्जाम में 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाए, कौन सा, विश्व व्यापार संगठन WTO के किन्हीं दो कार्य, तो आप मात्र 2 पॉइंट लिखिएगा। 3 नंबर 4 नंबर के पूछे तो आप 3 पॉइंट लिखिएगा। ठीक है। तो WTO का क्या क्या कार्य है, तो पहला इनका जो कार्य है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना है। पहला कार्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना। अब गुरुजी, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी देश में जाकर व्यापार कर सकता है। तो आने की विश्व को जो है ना, व्यापारी के मामले में एकजुट करना। ठीक है। तो क्या करती है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देती है। और क्या करती है सर? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु नियमों को निर्धारित कर उसे लागू करने का काम करती है। और क्या काम करते हैं सर? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विस्तार हेतु सदस्य देशों को एक मंच प्रदान करता है। ठीक है। तो आगे बढ़े, अगर मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपकी इजाजत हो तो हम आगे चलें। ठीक है। एस गुरुजी, एस गुरुजी। तो चलिए, अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं हुआ, इस कथन की अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। अब मेरे शेर आपको समझना है कि जो वैश्वीकरण का जो प्रभाव था, वैश्वीकरण का जो प्रभाव था, एक समान नहीं हुआ है, इस कथन की अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है। तो चलिए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे, मेरे शेर, मेरी शेरनियों, वैश्वीकरण से भारत में व्यापार करने के ढंग और लोगों के रोजमर्रा के जीवन में बहुत बदलाव हुआ। जब वैश्वीकरण जब भारत में आया ना,
तो यहाँ के लोगों को जो ढंग था, लोगों के जो रोजमर्रा के जीवन थे, उनमें बहुत सारा बदलाव आया। लेकिन अभी भी आबादी एक बहुत बड़े भाग तक इसका लाभ नहीं पहुंच पाया। अब वैश्वीकरण जब आया था ना, तो इसका लाभ सभी लोगों तक नहीं पहुंच पाया था। ये अमीर लोग और अधिक अमीर होते गए। बिल्कुल, जब भी कोई चीजें आती है तो ये अमीर लोग अमीर होते चला जाता है और गरीब लोग और भी गरीब हो जाते हैं। लेकिन क्या हुआ, जब वैश्वीकरण आता है ना, इसमें भी बस यही काम होता है, जो अमीर लोग थे वे अमीर होते गए और गरीब लोग और भी गरीब हो गए। बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा के कारण कई छोटे व्यवसायियों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा था। कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण कई लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। लेकिन ग्राहकों के पास यह बेहतर विकल्प हैं, इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है। अब मेरे शेर, अब हम लोग इसे अपने शब्दों में समझें तो जब वैश्वीकरण आया, जब क्या आया, जब वैश्वीकरण आया ना, तो छोटे छोटे व्यापारियों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, उसे अपने काम छोड़ देना पड़ा। वहीं जो बड़े बड़े व्यापारी थे, उन्हें ज्यादा धन कमाने का मौका मिला। तो ये दोनों चीजें भी। तीसरा क्या हुआ, जो जो क्रेता लोग हैं, जो खरीदने वाले जो लोग थे, जो ग्राहक थे, ग्राहक को एक ज्यादा विकल्प मिल गया। अब ग्राहक, जब दुकानें अधिक खुली तो ग्राहक अपनी मनपसंद चीजें किसी भी दुकान से खरीद सकती थी, तो इसे एक अच्छा मौका मिल गया। अब कोई डाउट मेरे प्यारे छात्रों, अगर आपके पास किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप अपने गुरुजी से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं उसका उत्तर आपको पर्सनल पर्सनल आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, पर्सनल आपसे वीडियो कॉलिंग के माध्यम से, पर्सनल आपके जूम मीटिंग के माध्यम से, या फिर उस पे वीडियो बनाकर आपकी हेल्प करने की मैं कोशिश करूंगा। तो मेरे प्यारे छात्रों, क्या आपकी इजाजत है अगले एक प्रश्न पर चलने का? तो एस गुरुजी, तो ठीक है, हम लोग चलते अगले प्रश्न पे। तो आपका तीसरा प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा विदेश व्यापार एवं विदेशी निवेश पर अवरोध लगाने के क्या कारण थे? इन अवरोधों को सरकार क्यों हटाना चाहती थी? मेरे प्यारे छात्रों, अगर आप एक मेहनती छात्र होंगे तो आपको बिल्कुल पता होगा, ये सारे प्रश्न ये सारे प्रश्न ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। जी हाँ, आपके एग्जाम में सारे प्रश्न पूछा गया है। हम आपको वही प्रश्न करवाते हैं जो हमारे एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं और एग्जाम में पूछे जाने की भरपूर संभावनाएं हैं। तो चलिए गुरुजी, फटाफट हम लोग इसके प्रश्न को जानते हैं। तो लिखेंगे आंसर, विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश पर भारतीय सरकार द्वारा ये अवरोध लगाए जाने के निम्नलिखित कारण हैं या निम्नांकित हैं। पहला लिखेंगे, ऐसा इसलिए किया गया ताकि विदेशी संप्रदा से देश के उत्पादकों को संरक्षण प्रदान किया जाए। ऐसा इसलिए किया गया ताकि जो विदेशी व्यापारी हैं, उनसे उनसे अपने देश के व्यापारियों को, उत्पादकों को क्या मिले, कुछ राहत मिले, संरक्षण प्रदान किया जाए। दूसरा कारण है, प्रतिस्पर्धा से भारत के नव उदित उद्योग ठप पड़ सकते थे। तीसरा, ऐसे में यही उचित समझा गया कि केवल उन्हीं वस्तुओं को आयात किया जाए जिनके बिना काम चलना कठिन है और जो बिल्कुल अनिवार्य है, जैसे जैसे मशीनरी, उर्वरक, पेट्रोलियम आदि। अब क्या कहा गया, हम लोग विदेश से सामान खरीदेंगे, लेकिन कौन से सामान खरीदेंगे? जो जो यति आवश्यक हो, जिनके बिना मेरा काम ना चल सके। अब ऐसा नहीं कि मुझे अगर खिलौना खरीदना है तो हम दूसरे देश से मंगा लें। जी बिल्कुल नहीं, हम दूसरे देश से क्या क्या मंगा लें? तो अगर कोई मशीन है तो हम दूसरे देश से मंगा लें, पेट्रोल है दूसरे देश से मंगा लें, ठीक है ना? और क्या, उर्वरक है दूसरे देश से मंगा लें, ठीक है। चलिए, चौथा, भारतीय सरकार ने सोचा कि वह समय आ गया जब भारतीय उद्योगपति प्रतिस्पर्धा कर मुकाबला करने में क्या हो चुके, सक्षम हो चुके हैं। और पांचवा पे लिखेंगे, इस प्रतिस्पर्धा के कारण भारतीय उत्पादक ये अपने माल में सुधार करने का प्रयत्न करेंगे
ताकि उनका माल विदेशों में बड़ी मात्रा में क्या हो सके, बिक सके। अब मेरे प्यारे छात्रों, मेरे शेर शेरनियों, पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। क्या लिखना है गुरुजी? तो लिखना है, इन अवरोधों को सरकार इसलिए हटाना चाहती थी ताकि एक स्पष्ट प्रतिस्पर्धा चीजों की गुणवत्ता बढ़ाने में बड़ी सहायक सिद्ध होगी। इन बातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय सरकार ने 1991 से धीरे धीरे आयात पर लगे हुए बहुत से प्रतिबंधों को हटाना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। इससे यह लाभ हुआ कि भारत में अनेक अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने अपना निवेश करना शुरू कर दिया और भारतीय खरीदार को भी विभिन्न प्रकार का सामान आसानी और सस्ते दामों में मिलने लगा। तो मेरे प्यारे छात्रों, क्या आपके पास इस प्रश्न को लेकर, इस प्रश्न से रिलेटेड कोई समस्याएं हैं, कोई डाउट्स हैं, तो अपने गुरुजी से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब आपकी अगर इजाजत हो तो हम अगले प्रश्न पर चलेंगे। तो एस गुरुजी, ठीक है, तो चलिए चलते हैं। अब अगला प्रश्न आपका है, आपका अगला प्रश्न है, व्यापार और विदेश नीतियों का उदारीकरण वैश्वीकरण प्रक्रिया में कैसे सहायक पहुंचाती है? तो जवाब लिखेंगे मेरे शेर, व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण वैश्वीकरण प्रक्रिया में निम्न प्रकार से सहायक पहुंचाती है। किस प्रकार से? निम्न प्रकार से। अब लिखेंगे मेरे शेर शेरनियों, पहला पॉइंट, विकसित देशों की बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादकों को उत्पादन का ऑर्डर देती है। मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वे छोटे कंपनियों को कहती है, तुम सामान बनाओ, हम तुमसे खरीद लेंगे। वस्त्र, जूते, चप्पल एवं खेल के सामान ऐसे उद्योग हैं जहां विश्व भर में बड़ी संख्या में उत्पादन किया जाता है। ठीक है ना? चलिए दूसरा पॉइंट लिखेंगे, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को इन उत्पादों की आपूर्ति की जाती है, फिर इन्हें अपने ब्रांड नाम से ग्राहकों को बेचती है। ये क्या करती है? छोटे मोटे उत्पादकों से सामान को खरीदती है, ये अपने ब्रांड का लोगो मारकर उसे बाजार में बेचती है। इन बड़ी कंपनियों ने दूरस्थ उत्पादकों के मूल्य, गुणवत्ता, आपूर्ति और सर्वसंतों का निर्धारण करने की प्रचंड क्षमता होती है। अब मेरे शेर शेरनियों, अगला पॉइंट लिखेंगे, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश का सबसे आम रास्ता या स्थानीय कंपनियों को खरीदना और उसके बाद उत्पादन का प्रसार करना है। संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिम के अन्य विकसित देशों ने उनके लिए पूर्ण समर्थन का क्या किया? विस्तार किया। जी हाँ मेरे साथ, मेरे शेर शेरनियों, मेरे प्यारे छात्रों, अब क्या आपकी इजाजत है मुझे आगे बढ़ने की? तो एस गुरुजी, एस गुरुजी, तो आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने पर एक और बेहतरीन प्रश्न, मस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो प्रश्न है ये आप लोगों के मोबाइल स्क्रीन पे, विदेशी व्यापार तथा विदेशी निवेश में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब आप लोगों को लिखना है कि जो विदेश व्यापार हैं और जो विदेशी निवेश हैं, इसमें क्या अंतर है, इसमें क्या अंतर है? तो जवाब लिखेंगे हम लोग, विदेश व्यापार तथा विदेशी निवेश में निम्नलिखित अंतर हैं। और एक साइड लिख देंगे विदेश व्यापार, दूसरे साइड लिख देंगे विदेशी निवेश। और फर्स्ट में लिखेंगे विदेश व्यापार में, विदेश व्यापार विश्व बाजारों के एकीकरण में क्या करता है? मदद करता है। वहीं वो विदेशी निवेश में लिखेंगे, विदेशी निवेश के कारण भारतीय उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों पर विभिन्न किस्म तथा गुणवत्ता के उत्पादन क्या होते हैं? मिल जाते हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे मेरे शेर शेरनियों, विदेश व्यापार घरेलू बाजारों, आयात या अपने देश के बाजारों से बाहर के बाजारों में पहुंचने के लिए एक अवसर प्रदान करता है। और इधर विदेशी में लिखेंगे मेरे प्यारे छात्रों, विदेशी निवेश
मुद्रा की समस्या का समाधान कर देता है। और आपका तीसरा पॉइंट है, विदेश पेपर द्वारा दूसरे देशों में उत्पादित वस्तुओं के आयात से खरीदारों के समझ उन वस्तुओं के घरेलू उत्पादन के उन विकल्पों का क्या होता है, विस्तार होता है। अब लिखेंगे मेरे प्यारे से सैनियों, तीसरा पॉइंट, विदेशी निवेश के परिणाम स्वरूप भारत सरकार की अनेक विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की, जहां विदेशी कंपनियों के लिए सब प्रकार की सुविधा प्रबंध कराई गई है। अब मेरे शेर श्रेणियों, चौथे पॉइंट को लिखेंगे, यह दो देशों के उत्पादक एक दूसरे के हजारों मील दूरी होकर भी एक दूसरे के प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। चौथा लिखेंगे, निवेश के अंतर्गत उद्योगों को बाजार की जरूरत के अनुसार उत्पादन करने तथा विस्तार करने की छूट देता है। तो मेरे शेर श्रेणियों, इस प्रकार अभी तक हम लोगों ने टोटल 6 प्रश्न को कंप्लीट किया। और अब हम लोग जानेंगे कि बहु वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो जवाब क्या लिखेंगे मेरे शेर, जवाब लिखेंगे, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विदेश व्यापार एवं निवेश के माध्यम से देशों के बीच एकीकरण होना ही क्या कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है। तो मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, मेरे प्यारे बहनों, अगर अगर आप लोगों को इस चैप्टर में कहीं से भी कोई डाउट रहा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग फिर यही जोश से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को ज़बरदस्त तरीके से करते रहिए। तो मेरे प्यारे छात्रों, क्या हम आप लोगों से या विदा ले सकते हैं? तो अब बताइएगा एस गुरुजी, एस गुरुजी। तो चलिए हम अब आप लोगों से विदा लेते हैं और फिर यही जोश से, यही जुनून से अगले क्लास में मिलते हैं।